पिछले अध्याय में, पिछले यूनिट 1 में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य मीन, मीडियन और मोड, पार्टीशन वैल्यू और मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन यानी यूनिट 1 में पढ़ाई हो चुकी है। उसमें हम लोग एक वेरिएबल का, उसमें हम लोग अध्ययन जो किए हैं वह केवल एक चर मानने का अध्ययन किए हैं, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में, मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़े हैं हम लोग। उसके बाद आज एक नई यूनिट यानी दूसरे यूनिट की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। वह लेसन यानी उसमें एक मेन टॉपिक है, वो है कोरिलेशन। सुनने से ही अजीब प्रतीत होता है, यानी कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। यानी कहने का मतलब कि कोरिलेशन, सहसंबंध क्या का पहले हम लोग ये जानेंगे सहसंबंध कोरिलेशन है क्या। कोरिलेशन यहाँ लिखा हुआ है कोरिलेशन, कोरिलेशन इसका हिंदी होता है सहसंबंध। तो पहले हम लोग इंग्लिश में इसको डिफाइन करते हैं कि कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक which measure relation of both variable, which measure relation of both variable और both group of data। यानी कोरिलेशन जो है सहसंबंध एक सांख्यिकीय तकनीक है जो दो चरों के मध्य जो संबंध है, रिलेशन है, उसके बारे में बतलाता है या माप करता है या मेजरमेंट करता है। अब हम लोग अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन इट कि कोरिलेशन डिनोट्स अबाउट रिलेशन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ डाटा और टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन डिनोट्स अबाउट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू ग्रुप्स ऑफ डाटा। यानी सांख्यिकी क्या है कि दो चरों के बीच संबंध के बारे में बतलाता है कि दो चरों के बीच क्या संबंध है, यानी रिलेशन गुड है, बैड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कहने का मतलब कि यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि कोरिलेशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसका हम अध्ययन करेंगे। कोरिलेशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इस बात का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोग एक चर ओनली वन वेरिएबल्स, अगर हम लोग इनकम्स का अध्ययन किए तो इनकम्स का अध्ययन किए। कहने का मतलब कि वहाँ पर एक चर के मूल्य के मापने से संबंधित हम लोग अध्ययन किए। और आज यहाँ सेकेंड यूनिट में शुरुआत किए हैं, वो लेसन है यानी दो चर, टू वेरिएबल्स, यानी यहाँ दो चरों में क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में पोजीशन है चेंजिंग का कि नेगेटिव है। तो यहाँ मैंने डिफाइन किया कोरिलेशन क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है which measure रिलेशन ऑफ बोथ वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स को माप करता है, which measure टू वेरिएबल्स और टू ग्रुप्स और डाटा। कोरिलेशन डिनोट्स अबाउट रिलेशन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ डाटा और टू वेरिएबल। मीन्स कोरिलेशन ये बतलाता है कि दो चरों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। दूसरी चीज कोरिलेशन का पहले मैंने डिफाइन कर दिया, अब कोरिलेशन के बारे में बतलाएंगे कि कोरिलेशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। कोरिलेशन का हमारे दैनिक जीवन में यानी सभी क्षेत्रों में महत्व है, एक घर से लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, कंपनी। सीधा सा पहले तो हम लोग इसका डिफाइन करेंगे कि कोरिलेशन पहले समझेंगे कि कितने तरह का कोरिलेशन होता है, उसके बाद हम लोग उधर जाएंगे इम्पोर्टेंस के बारे में। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज कोरिलेशन जो है दो प्रकार का होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन यानी घनात्मक सहसंबंध, इसका हिंदी
अब हम लोग पहले पर डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी जब दो चरों के मध्य जो परिवर्तन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। व्हेन चेंजिंग बिटवीन टू वेरिएबल्स इन सेम डायरेक्शन, जब दो चरों में जो परिवर्तन होता है, चाहे उसके मूल्य हो या कुछ भी हो, उसमें जो परिवर्तन होता है वो समान दिशा में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, तो उसे हम लोग धनात्मक पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मैं एक एग्जांपल दे करके समझाने जा रहा हूँ। पहले मैंने बताया कि पॉजिटिव कोरिलेशन यानी होता है घनात्मक सहसंबंध। मैंने बताया कि जब दो चरों में परिवर्तन समान दिशा में होता है, जब दो चरों के मूल्य में या चरों में परिवर्तन समान दिशा में होता है, तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और ये ऑन द बेसिस ऑफ चेंज जो है इसका डिवीजन है पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसका एक एग्जांपल देकर हम समझाएंगे। पहला एग्जाम्पल, ले रहे हैं। यहाँ पर एक्स है, चाहे वो इनकम होगा, चाहे प्राइस होगा या रुपया होगा, बस केवल समझना है डाटा कि यहाँ पर बताना है कि जब दो चरों के बीच यानी जो परिवर्तन हो रहा है वो समान दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में। देखेंगे यहाँ x है तो x में है जो इसका पोजीशन जा रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी 10 से बढ़ के 15 हुआ, 17 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ और 30 हुआ। और यहाँ y में भी जो चेंजिंग हो रहा है, y में भी जो परिवर्तन हो रहा है वो 5 है, बढ़ के 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 15 हुआ, 20। कहने का मतलब कि यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है दो चर x और y के मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहा है वो समान दिशा में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है यानी पॉजिटिव चेंजिंग यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है। दोनों के बीच जो संबंध है वो पॉजिटिव है, दोनों के बीच जो संबंध है वो है पॉजिटिव, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। पहला हो गया था पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा है नेगेटिव। इसका एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पर है कि जब एक चर में परिवर्तन होता है तो दूसरे चर में उसके ठीक विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है।
यानी चेंजिंग जो है सेम डायरेक्शन में, जब दो चरों की मूल में या दो चरों में एक समान दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे 10 है, यहाँ 15 है, 17, 20, 25। अब यहाँ नेगेटिव यानी इसका नेगेटिव में परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 15 है, यहाँ 10 हो गया, यहाँ हो गया 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया और यहाँ 6। यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन हो रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन ये बढ़ते जा रहा है, ये घटते जा रहा है। यानी यहाँ 15 हुआ, फिर 10 हुआ, 8 हुआ, 7 हो रहा है। एक जो है पॉजिटिव की ओर है तो दूसरा है नेगेटिव की ओर, यानी ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ चेंज। अब दूसरा है लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग इन रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग इन रेशियो, यानी रेशियो के आधार पर कोरिलेशन दो प्रकार का। ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग इन रेशियो पहला होता है लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन, इसका पहले एग्जांपल देके क्लियर करेंगे। लीनियर कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब चरों में परिवर्तन होता है तो समान दिशा में होता है। और अगर हम लोग इसको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जाए, जब हम लोग ग्राफ के ऊपर इसको प्रदर्शित करें तो वह जो है यानी एक रेशियो के रूप में समान अनुपात में बढ़ता नजर आएगा। इस प्रकार के रिलेशन को यानी यहाँ पर एक सरल रेखा बनेगा। जब हम लोग इसको ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो एक समान दिशा में यानी अनुपातिक समानुपातिक परिवर्तन होगा और एक ग्राफ पर एक लकीर की तरह बनेगा। जैसे यहाँ ले रहे हैं हम लोग 10, 20, 30, 10, 40, 50, 60 सेम डायरेक्शन में जा रहा है। 10 गुना 20, 10 की 30, 10 गुना 40। और इसी तरह से y का भी हम लोग लेंगे। लीनियर कोरिलेशन के बारे में मैंने बता रहा था कि लीनियर कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब एक चर में परिवर्तन होता है तो दूसरे चर में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। एक चर में जब परिवर्तन होता है तो दूसरे में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। और यदि हम इसे एक ग्राफ पेपर पर प्रस्तुत करते हैं तो ग्राफ पेपर यानी एक अनुपातिक यानी एक सरल रेखा के रूप में प्रस्तुत होता है, एक सरल रेखा बनता है। इसे हम लोग लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 20 लिख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जाएगा। 20 गुना 40, 20 दिया 60, 20 चौका 80, 20 25 100, 120। अब अगर हम लोग इसको x और y को एक रेखा के रूप में या ग्राफ पेपर बनाएंगे, पहले इसको समानुपातिक समझे क्या चेंजिंग हो रहा है। यानी x है तो x 10 यहाँ लिखे और यहाँ 20 लिखे तो 1:2 यानी 1/2 यानी 1:2 आ जाए। 1:2 यानी 10/20। फिर इसको लेते हैं 20/40, 20/40
40, सेम डायरेक्शन आएगा, 20 का 20 और 20 दूना 40, 1:2। तो इस तरह की यानी चेंजिंग को हम लोग बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन। अब इसमें लगा देंगे नन। यहाँ पर देखिए पहला तो अनुपात बनेगा 1:2, दूसरा का हो जाएगा 15 दूना 30, 1:2। इसको भी चेक करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं 32 और यहाँ रहने तो 35। कहने मतलब कि समान अनुपात में, चूंकि ऐसी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कोई बुक से इसको लेकर के लिख रहे हैं कि उसको याद रहे। एक काल्पनिक डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं, 10, 20, 20 1/2 हो गया, 15 1/2 नहीं होगा, फिर 17 का नहीं होगा, 30 का नहीं होगा। यानी यहाँ पर जब हम इसको एक ग्राफ के रूप में, ये अनुपातिक नहीं है, और ग्राफ पर अगर हम इसको प्रस्तुत करते हैं तो यहाँ पर एक सरल रेखा नहीं बनेगा। लीनियर एक सरल रेखा के रूप बन रहा था, यहाँ पर होगा कर्व लीनियर, यानी ये होगा वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी। तो इस तरह के रिलेशन को नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग नन लगा देंगे, नन। अब हम लोग यह जानेंगे, पहले तो मैंने डेफिनेशन बताया हिंदी और इंग्लिश में, उसके बाद और भी प्रकार होता है, मल्टीपल होता है, सिंपल होता है। तो चूंकि यहाँ थ्योरी नहीं पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स था। लीनियर इक्वेशन भी पढ़े होंगे, और नॉन लीनियर तो यहाँ इसलिए बताया गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एक इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि सहसंबंध का अध्ययन क्यों किया जाता है और यह हमारे दैनिक जीवन में क्यों उपयोगी होगा। याद रखेंगे कि एक घर और एक संगठन, एक कंपनी, एक संस्था का तभी विकास होगा जब वहाँ पर, पहले हम घर से ही लेते हैं, एक घर में यानी उसके घर के जो मालिक होंगे यानी पति पत्नी, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच अगर कोरिलेशन है, माने बेटर कोरिलेशन है, तो उस घर का डेवलपमेंट होगा। उसी तरह से एक संगठन में लेंगे कि एक मालिक, एक अधिकारी और एक कर्मचारी के बीच में अगर कोरिलेशन बेटर है, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है, सेम डायरेक्शन में दोनों का जो चेंजिंग हो रहा है, दोनों का जो अपना कंसेप्ट है काम करने का वो सेम दिशा में है, तो डेवलपमेंट होगा, नहीं तो नहीं। यानी औद्योगिक संगठन में भी लेंगे उसी तरह का, और इसका अध्ययन यानी इसलिए किया जाता है कि सहसंबंध दोनों के बीच बहुत जरूरी है, तभी ये घर या संस्था का विकास हो सकता है। यानी बड़े बड़े इंडस्ट्री और बड़े बड़े संस्थान में कोरिलेशन का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें देखेंगे कि मैक्सिमम डाटा जो है यानी जो आयु, एज से रिलेटेड होंगे, पति पत्नी के उम्र से रिलेटेड होंगे, और मैक्सिमम होगा। अब ध्यान देंगे, एक बात बता रहे हैं कि रिलेशन कैसे होगा। प्राइस और सप्लाई का एग्जांपल लेते हैं। प्राइस और सप्लाई मतलब मूल्य और पूर्ति। ध्यान देना दिया जाए, एक लाइन समझेंगे, चूँकि क्वेश्चन तो बनेगा ही, लेकिन किसी भी, पहले मैंने एक हर प्रत्येक क्लास में मैं यही बोलता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट
किसी भी चैप्टर को अध्ययन करने से पूर्व पहले उसको जाने के है क्या, और हम जो पढ़ रहे हैं उसके हमारे दैनिक जीवन में कोई यूज है, उपयोग है, महत्व है या नहीं है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर प्राइस के साथ इसका क्या रिलेशन होगा। सपोज करें प्रेजेंट टाइम में, आज ही के डेट में हम लोग उदाहरण लेते हैं कि जैसे आलू का कीमत 30 रुपये केजी है, तो मान लीजिए सप्लायर जो है 4 बोरा या 500 केजी या 500 क्विंटल मार्केट में लाता है, 30 रुपये है, यानी जब इसका मूल्य बढ़कर 35 रुपया होगा तो जैसे ही सप्लायर को पता चलेगा वो 500 की जगह पर यानी सीधे 550 बोरा या 550 क्विंटल बाजार में वो ले जाएगा। यानी जैसे जैसे मूल्य में परिवर्तन हो रहा है बाजार में उसका सप्लाई बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फायदा है कि दाम बढ़ने पर उसके मालिक को, उसके ऑनर को फायदा है, इसलिए वो सप्लाई करते जाएगा। अब है नेगेटिव कोरिलेशन। सीधा सा बात समझेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन तुरंत आ जाएगा इसका डिमांड में। जैसे अगर दाम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा यानी खरीदारों की संख्या घटती जाएगी, यानी उसकी मांग जो है डिमांड घटते जाएगा। 30 रुपये केजी है, उदाहरण लिया जाए कि 2 रुपये केजी है, जैसे मान लीजिए कोई सामान है 2 रुपये प्रति केजी है, 2 रुपये प्रति केजी है, तो ये जो है 20 केजी खरीद लेता है। जैसे ही मान लीजिए 4 रुपये केजी होता है तो यह जो है 20 का ठीक हिसाब, यानी याद रखेंगे 2 केजी है यानी 10 गुना है, ठीक है, ये 10 गुना। अब यहाँ पर जैसे ही दाम बढ़ के दुगना हो गया यानी 2 से बढ़ के सीधे 4 हो गया, तो यहाँ इसका डिमांड सीधे 10 हो गया, यानी आधा। क्योंकि आदमी वो खर्च उतना ही करना चाह रहा था, 20 गुना 40 रुपया खर्च किया, 10 रुपये वो 40, अपना खर्च बढ़ाना नहीं चाहता है। जैसे ही मान लिया जाए इसको 6 रुपये केजी हो जाता है, 6 रुपये केजी हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि इसका तुरंत यानी सप्लाई नहीं है, ये डिमांड की बात हो रही है। डिमांड पहले 2 रुपये था तो 20 केजी खरीदता था, अब जब 4 रुपये केजी हुआ तो 10 केजी खरीद रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही 6 रुपये केजी दाम होगा बढ़ेगा, वो 7 केजी या 6 केजी लगभग खरीदेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि एक तरफ जैसे जैसे ये मूल्य बढ़ रहा प्राइस, उस तरह से यानी डिमांड जो है इसका घटता जा रहा है। अगर इसका दाम बढ़ करके 10 हो जाएगा तो यहाँ पर 5 केजी आ जाएगा, 4 केजी, और अगर जैसे ही 20 रुपये हो जाता है तो यहाँ डिमांड इसका जो है 0 हो जाता है, यानी यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। अब याद रखेंगे सह संबंध यानी कोरिलेशन के अंतर्गत जो मेन फैक्टर है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है। सह संबंध यानी गुणांक, यानी दो चरों के बीच जो रिलेशन होता है और दोनों के बीच जो उसका रिजल्ट और परिणाम निकलता है उसे हम लोग कोएफिशिएंट कोरिलेशन कहते हैं। यानी दोनों के बीच में जो रिजल्ट होता है, यानी मापने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी कोरिलेशन को मेजरमेंट के बाद जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा उसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहेंगे। और यहाँ पर चूँकि डिग्री को भी कोरिलेशन को जो मापने की जो इकाई होगी यानी डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम लोग परिमाण और रिजल्ट कर रहे हैं, वो होगा पहले होगा परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन और लो डिग्री कोरिलेशन। यानी इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। परफेक्ट कोरिलेशन +1 और -1 को लिया जाता है। अब हम लोग कोई सिंपल क्वेश्चन लेकर चलते हैं जिससे कि समझने में सुविधा होगी।
पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड का उपयोग करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट का मेथड का यूज बाद में। स्टार्टिंग से ही दे दिया है, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। उसको तो शॉर्टकट मेथड से बनाया जाएगा, डायरेक्ट मेथड देखते हैं इधर क्वेश्चन। या इसी को हम लोग बनाते हैं, फिर पुनः कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताया जाएगा। स्टार्टिंग सही है, दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसी को हम लोग डायरेक्ट मेथड से हल करते हैं, एक्स और वाई लेते हैं। क्वेश्चन जो है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अभी डायरेक्ट से हल करेंगे इसको। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन between x and y। अभी डायरेक्ट y कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y कर देते हैं डायरेक्ट मेथड। पहले x लिखते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन बुक से ही लिया गया है। पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, इसको उसी विधि से फिर हल करेंगे हम लोग। 10, 12, 15, 23, 20, 10, 15, 10, 12, 15, 23, 20, 10, 12, 15, 23, 20। ये डाटा ही गड़बड़ है, किस तरह का रिलेशन हो तो बात की पता चलेगा। फिर 14, 17, 14, 17, 14, 17, 23, 25, 14, 14, 17, 23, 25, 14, 17, 23, 25, 21। लोग उससे मतलब नहीं है। पहले बताया गया डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। यहाँ पर मान लीजिए इसमें हम लोग किसी को भी ले लेते हैं, 15 को लेते हैं, यानी x ठीक है, यहाँ पर dx dy, इसको 15 को लेते हैं यहाँ, तो 10 में से 15 घटाते हैं, यहाँ कर देते हैं इसका हम लोग 15 ले लेते हैं यहाँ पर, यानी 10 में से 15 घटाएंगे, -5, 12, -3, ये 0 हो जाएगा। 23 है यहाँ पर, 23 में से 15, 8, 23, यहाँ हो जाएगा 20, तो 5 और 3 8 हो गया, -8 हो गया, प्लस ज़्यादा है इसलिए बड़ा ले लेंगे। 13 प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता, लिख दिए 8, 5, 13, 5, 3, 8, माइनस हो गया 8, 5 में 8, 13 में 7 घटाया 5, यहाँ पर ही हो गया। बाद में इसका गुना करेंगे हम लोग dx और dy। यहाँ लेते हैं 23, इस कल को हम लोग ले रहे हैं 23, 23,
यहाँ 14, 26 और 3, 23 माइनस 7, 17, 3, 20 और 3, 23 माइनस 17 और 6, 20 और 3, 23 लिया हुआ 9 होगा। 23 में से घटाएं 14, 13 में 4 घटाएं 9, ठीक है। सत्रह 3, 20 और 6, 26 हो गया। 17, 3, 20 और 3, 23 6, 0, 25 में से 23 2 और माइनस 2। याद रखें 14 में से घटाए बड़ा ही है, 17 बड़ा, ये 0 हो गया। 25 2 माइनस 2 और 6 8 और 9 17 माइनस 17 9 6 15 2 17 में से 2 घटाए प्लस 2 यानी हो गया माइनस 15। अब हम लोग करेंगे dx और dy जो निकाला हुआ है। यहाँ पर 5 9 हो गया 45 माइनस कैंसिल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 6 18 3 6 18 इंटू 0 रह जाएगा। dx और dy 8 गुना 16 और 5 गुना 10। याद रखेंगे अभी शॉर्टकट मेथड का यूज हो रहा है। इसका स्क्वायर निकाल ही अब बाद में यहाँ निकाल देंगे। x और y पहले इसको हल कर लेते हैं। 5 8 13 26 के 9 हाथ में 5 8 13 26 के 9 हाथ में 1 1 2 1 3 4 7 5 8 13 26 के 9 हाथ में 1 1 1 2 1 3 4 7 माइनस हो जाएगा 10 6 15 5 10 9 7 169 dx dy r इसका होता है सिग्मा dx dy बाय होता है यानी dx स्क्वायर और dy स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग x y से गुना नहीं किए बल्कि यहाँ पर डेरिवेशन निकाल चुके हैं। शॉर्टकट मेथड में मैंने पहले बताया कि ये जो है इसका जो dx है dx स्क्वायर और dy स्क्वायर निकलेगा तो पहले लिखा गया है तो बाद में कर देते हैं। इसका कोई और उपाय दिख नहीं रहा है। dx स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं dx स्क्वायर एक ही साथ होना चाहिए था बगल में इसका, अवर में कर देंगे। ये हो गया 50 25 3 तिहाई 9 0 8 64 और 50 25 इसका आ गया 9 5 14 4 18 5 23 के 3 हाथ में 2 2 4 और 6 10 और 2 12 123 हो गया ये। और उसी तरह से इसका हो जाएगा dy का d स्क्वायर y लिखाता है y यहाँ पर 9 9 81 6 6 36 0 4 4 6 1 7 4 11 4 15 5 8 1 8 9 3 12 125। अब याद रखेंगे यहाँ पर जो फार्मूला डायरेक्ट मेथड लगाए इसका सूत्र होता है सिग्मा dx dy r इक्वल टू सिग्मा dx इंटू dy dx इंटू dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट
डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई। और याद रखेंगे यहाँ आ गया 125, आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यानी याद रखेंगे इसका जोड़ घटाव से कोई मानी मतलब नहीं है, dx और dy। dx और dy। यहाँ पर है dx और dy, यानी 69, 69। यहाँ पर है, देखने में गड़बड़ी हुई, 69 हो गया, ये हो गया 123 और 125। आर इक्वल टू होगा 69/125 गुने 15,375। आर इक्वल टू 69 बटा हो जाएगा, यानी अंडर रूट जो है एक बार पुनः लिखना पड़ेगा, 15,375 15,375। किया गया 169.123.99 लेते हैं हम लोग। अब भाग देना हमको, सिक्सटी नाइन भागा 1,123.99।0.55। इसका आंसर बुक में दिया हुआ है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 0.86, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आप क्वेश्चन चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि आंसर आ नहीं रहा है। कैलकुलेशन ऑफ द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो चूंकि हम जनरल बना रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओनली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन,
तो देखते हैं x का है 10 12 15 10 12 15 23 20 23 20, यानी 10 में से a बराबर 15 लिए, 10 में से 15 घटाए 5, 12 3 15 माइनस 3 15 0 ठीक है, 15 8 23, 15 8 23 और 15 5 20 सही है। अब इसका हम लोग स्क्वायर कहीं दूसरे जगह किए हैं, एक जगह रहता थोड़ा परेशानी हो, या तो फिर से मिटा के बनाते हैं, इसको देख लेते एक बार चेक करके। तो 8 है यहाँ पर है 8, 5 25, 3 तिहाई 9, 0 8 अट्ठाई 64 और 25 ठीक है, यानी इसका हो गया। अब ये है 14 y का है 23 14 13 4 9 17 7 दिन 23 में से 17, 13 में से 7 घटाए 6, यही सही है, 0 2 और माइनस 2, स्क्वायर किए 9 9 81 6 36, 0 2 दूना 4 और 2 दूना 4 ठीक है। अब इसको हम लोग यानी dx स्क्वायर 25 5 और 9 14 4 18 5 23 के 3 हाथ में 2 2 4 और 6 10 और 2 12 123 सही है। और ये है 107, इसको भी चेक कर लेते हैं, 9 9 81 हो चुका है, 6 6 36, 9 6 1 7 4 11 4 15 5 हाथ में 1 8 9 3 12 125 123 और 125, इसको भी जोड़ते हैं हम लोग, 5 8 13 24 के 9 हाथ में 1 1 1 2 1 3 और 4 7 79 और माइनस है 2 यहाँ पर, यानी -2 यानी 5 है, पाँच दूना 10 ठीक मार रहे हैं, 5 दूना 10 और 8 100 y है, 8 दूना 16 0 प्लस हो गया 3 से 18 और 5 9 45 सही है, 69 और 69 बटा 123 बस। और एक और चेंजिंग करते हैं कि इसका 123 दोनों का देखते हैं, शायद कोई डिफरेंस आ जाए, तब रिपीट करेंगे दोबारा, यानी इसको अलग लिखते हैं, यानी 123 हो सकता है कैलकुलेशन में हो 123 यानी 123 जो है रूट 123 यानी 11.090 आ रहा है, और एक का है 125 125 रूट होगा 125, ये आ रहा है 11.18 गुने 11.18 देखते हैं, यानी 11.18 गुने 11.09 यानी 123.98 123.98 यानी 124, फिर हम लोग भाग देते हैं 69, यानी इसको हटाते हैं 69 भागे 1 2 4 तो इतना ही आता है 55, हो सकता है कोई जरूरी नहीं आंसर भी गलत हो, तो इसको एक और काम करते हैं हम लोग, कि बहुत बड़ा डिजिट नहीं है, इसलिए एक मेथड को चला गया तो दूसरी तरह से, चूंकि एक का उपाय है
एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, वाई वाई लेंगे वाई स्क्वायर, फिर एक्स एक्स इंटू वाई, डायरेक्ट कर रहे हैं हम 10 10 12 15 23 20 10 12 15 23 10 12 15 23 10 12 15 23 और 20, ठीक है। अब वाई है, वाई है 14 17 23 14 17 14 17 23 25 और 21, डायरेक्ट गुना कर रहे हैं 100 बार बार 144 15 15 225 23 23 हम गुना कर लेते हैं, 20 20 हम 400, वाई है 529 14 14 194 हो गया, 196 होगा, देख लेते हैं 14 इंटू 14, ठीक है। 17 17 इंटू 189, 23 23 हम हो जाएगा, 23 गुने 23 23 गुने 23 529 लिखे थे अभी हम लोग यहाँ, 529 25 25 हम 625, 21 21 हम 441, यानी x का डायरेक्ट स्क्वायर किए हैं और y का डायरेक्ट स्क्वायर किए। अब x y गुना करेंगे यहाँ पर, x गुना y, इसको जोड़ेंगे बाद में, तो 14 गुने 100 ये हो जाएगा 1400, 2 0 बढ़ जाएगा, 144 गुने, गलती गुना हो रहा है, x और y का गुना करना है, याद रखें, यहाँ टिक मार रहे हैं हम लोग, x गुने y 14 दहा 140, 14 दहा 140, 12 सत्ते 84 के 4, 12 सत्ते 84 के 4 हाथ में 8, 12 का 12 8, 20 के 15 किया, 45 के 5 हाथ में 4, 15 गुना 30 और 4 34, 23 गुने 25 23 गुना 575 हो गया, 21 गुना 42 420। अब देखते हैं 4 5 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 4 5 9 9 18 का 1 2 3 2 5 4 9 फिर 9 हो जाएगा, यह 4 5 9 2 11 12 1300, फिर हो गया y से तो मतलब नहीं है, y स्क्वायर 6 9 15 35 4 24 5 29 21 के 0 2 3 4 7 2 9 2 11 19 20 8 28 8 8 2 2 1 3 2 5 5 10 16 4 20 80 1 5 6 9 15 35 4 24 34 के 0 2 3 9 12 20 22 24 4 28 2 4 6 6 12 5 7 19 21 4 5 9 5 10 के 4 1 4 5 4 9 7 16 18 का 1 4 5 5 10 और 3 13 2 15 16। चेक कर लेते हैं, इसका लास्ट कंडीशन है, और इसका तो हो गया, यानी एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 1684 बटा हो जाएगा 2080 अंडर रूट इंटू होगा 280 गुने हो जाएगा 1398, 280 गुने 1300
2080 गुना 1398 R इसका टू 1684 बटा हो जाएगा मालूम करेंगे 229 07 840 इसका टू हो जाएगा 1684 बटा, अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे, यानी अंदर रूट हो जाएगा 290 78 40 78 40 78 290 78 40 1705.23 1705.23, यानी अब इसको भाग देंगे हम लोग 16 इसका तो हो गया 1684 बटा हो जाएगा 1705.23, लास्ट प्रयास है, चेक कर लिया गया इसको, यानी 1684 1684 भागे हो जाएगा 1715.23 0.9875, यानी ये हाई डिग्री कोरिलेशन आंसर आ गया। यानी डायरेक्ट मेथड में याद रखना है, चेक कर लिया गया कि डायरेक्ट मेथड में केवल डायरेक्ट लेना है, हम लोग उसको एज्यूम्ड मीन या अर्थमेटिक मीन पर डिविएशन निकाल करके हल नहीं कर सकते। उसको डायरेक्ट का मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी बुक में तो ऐसे बनाया हुआ है लेकिन पता नहीं चला, ए आंसर आ गया, एक्स दिया हुआ है डायरेक्ट स्क्वायर की, वाई दिया हुआ है डायरेक्ट स्क्वायर की, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिए, R इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इक्वल टू सिग्मा xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, यानी ये जो है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हम लोग हल करेंगे, उसका कुछ और मेथड है। तो ये डायरेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट लेके चलना था, हम लोग कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट का कुछ रूल लेके चले। आज इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आज मैंने कोरिलेशन और कोरिलेशन से संबंधित काइंड्स ऑफ कोरिलेशन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन को मैंने बता दिया। अब मैं अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को धन्यवाद देते हुए इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ।